नमस्कार। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंपनी की कुल आय का निर्धारण से संबंधित बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी की कुल आय के निर्धारण हेतु सबसे पहले सकल कुल आय का निर्धारण किया जाता है, यानी ग्रॉस टोटल इनकम। सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम के अध्याय 6 से चैप्टर 6A में वर्णित धारा 80G से धारा 80LA तक की कटौतियां घटाकर कुल आय ज्ञात की जाती है। एक बात ध्यान रखें कि कंपनी करदाता को 80C से 80DD तक की जो छूटें हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि ये छूटें केवल एक व्यष्टि करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार के करदाता को मिलती है। कंपनी करदाता की छूटें 80G से 80LA तक की कटौतियां दी जाती हैं। कुल आय को निकटतम 10 रुपये के गुणांक में पूर्णांकित करते हुए दे कर की गणना की जाती है। तो सबसे पहला काम सकल कुल आय का निर्धारण। कंपनी करदाता की जो सकल कुल आय है उसमें निम्नांकित 4 शीर्षकों में विभाजित करके प्रत्येक शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। इसमें सबसे पहले है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन, और चौथा अन्य साधनों से आय। तो एक कंपनी करदाता को ये 4 शीर्षकों से आय ही होती है। एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि कंपनी करदाता की वेतन शीर्षक से आय नहीं होती है। सभी जानते हैं कंपनी को किसी से कोई वेतन प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए कंपनी करदाता को केवल ये 4 शीर्षकों से आय ही होती है। तो कंपनी करदाता की समस्त इनकम को इन 4 शीर्षकों में बांटते हुए हम सकल कुल आय का निर्धारण करेंगे। यानी चारों शीर्षकों की कर योग्य आय के योग में से धारा 68 से 69D तक की अस्पष्ट साधनों से आय को जोड़ा जाता है। इस योग में से धारा 70 से 80 तक के प्रावधानों के अनुसार हानियों की पूर्ति करके सकल कुल आय निर्धारित की जाती है। यानी इन समस्त जो 4 हेड्स हैं, इन चारों हेड्स की हमें, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में करते थे कि अलग अलग हेड्स की हमें, अलग अलग शीर्षकों की हमें अलग आय निकालते हुए, कर योग्य आय निकालते हुए उन समस्त का जोड़ करते हुए हमें ग्रॉस टोटल इनकम का निर्धारण करना है। तो असेसमेंट ऑफ कंपनीज में भी, यानी कंपनियों के कर निर्धारण में भी हमें यही काम करने हैं। इसमें हमें कुछ अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कुछ छूटें व्यष्टियों को मिलती है, HUF को मिलती है, तो वो छूटें कंपनी करदाता को नहीं मिलेंगी। इस बात का ध्यान में रखते हुए जो कंपनी करदाता को छूटें प्राप्त होती है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इन शीर्षकों से, चारों शीर्षकों के ये आय निकालेंगे। उसमें हम जैसा बताया अभी कि अस्पष्ट साधनों से जो आय अगर है कोई है तो धारा 68 से 69D के तहत जो आती है उसको हम जोड़ेंगे। हानियों की पूर्ति यानी सेट ऑफ लॉसेस संबंधित जो है वो किया जाएगा और उसके पश्चात जो है सकल आय का निर्धारण किया जाएगा।
सकल आय के निर्धारण में जैसे हम पहला हेड अगर लेते हैं तो मकान संपत्ति से कर योग्य आय का निर्धारण। एक कंपनी करदाता को मकान संपत्ति से भी आय हो सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत करदाता का ऐसे मकान और उनसे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिसका वह स्वामी है, परंतु जिनका प्रयोग वह अपने व्यवसाय या पेशे के लिए न करता हो, इनके लाभों पर कर लगता है। स्पष्ट है कि जो मकान या भूमि, मकान संपत्ति या भूमि अगर वह अपने व्यवसाय या पेशे के लिए करता है तो वह उस व्यवसाय और पेशे शीर्षक के अंतर्गत ही उसका निस्तारण किया जाता है। विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय का निर्धारण भी इसी शीर्षक के अंतर्गत धारा 22 से 25 तक के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विदेश में स्थित मकान संपत्ति के संबंध में उस देश में स्थित स्थानीय सत्ता या निकाय को करदाता द्वारा गत वर्ष में चुकाए गए कर की सकल वार्षिक मूल्य में से छूट दी जाती है। यदि ऐसी मकान संपत्ति का किराया सीधे ही भारत में प्राप्त किया जाता है तो भारत में प्राप्त आय मानकर इसे अनिवासी करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित किया जाता है। अन्य जो नियम है कि उप किराएदार से प्राप्त किराए की आय को अन्य साधनों के से आय शीर्षक में कर योग्य किया जाता है। हम पहले जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड असेसमेंट ऑफ एचयूएफ और असेसमेंट ऑफ फर्म्स में ये काम हो सकता है कि उप किराएदार की आय जो है वो अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य होती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखें कि अधिकतर नियम, ज़्यादातर नियम जो है वही आएंगे जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अगर कोई परिवर्तन होता है या कोई कंपनी करदाता के लिए कोई विशेष है तो उनको भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का व्यवसाय करने वाले करदाता को प्राप्त होने वाला किराया मकान संपत्ति की आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य होता है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके वापस ध्यान में लाई जा रही है। हालांकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी कंपनी का कर निर्धारण के लिए इनको हमें जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पर भी दोबारा रिपीट हो सकते हैं। मशीन, प्लांट और फर्नीचर के साथ भवन किराए पर देने की दशा में प्राप्त किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। किसी भी मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले उस मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारण किया जाता है और उसके बाद इस शीर्षक की स्वीकृत 2 कटौतियों को घटा करके कर योग्य आय का निर्धारण किया जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के निर्धारण के लिए हमें सबसे जरूरी है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी वार्षिक मूल्य का निर्धारण। मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य, जैसा कि हम जानते हैं, एक काल्पनिक मूल्य होता है। इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है हम पहले पढ़ चुके हैं। वही नियम यहाँ पर हमें अपनाने हैं कि जिसमें सबसे पहले अपेक्षित किराए का निर्धारण, एक्सपेक्टेड रेंट, मकान का नगरपालिका का मूल्य या उचित किराया, जो दोनों में से अधिक हो परंतु वह प्रमाप किराए से अधिक नहीं होगा। यानी हम क्या लेंगे, मकान का नगरपालिका मूल्य और उचित किराया, जो दोनों में से अधिक हो उसको हम लेंगे, लेकिन इसकी तुलना हम प्रमाप किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट से की जाएगी। अगर वह स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं है तो वही होगा, प्रमाप किराए से अधिक नहीं होगा। अगर वह प्रमाप किराए से अधिक होता है तो प्रमाप किराया लिया जाएगा। इसके पश्चात धारा 23(1)(ब) के अनुसार वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया न वसूल किराया घटाए को, वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया न वसूल हुए किराए को घटाकर वाक्यांश 1 में, यानी जो हमने अपेक्षित किराया तय किया है उससे अधिक हो तो प्राप्य या प्राप्य किराए को सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। इसके नोट्स जो है मैं आपको बाकायदा लिख करके आपने उसमें अवेलेबल करा दूंगा।
इसलिए आप उनको भी ध्यान दें। गत वर्ष में कुछ अवधि में अगर मकान खाली रहा है तो खाली रहने की अवधि का किराया उपरोक्त बिंदु जो अभी इससे पहले वाला बिंदु हमने पढ़ा है उसमें से हम घटा करके शेष राशि को सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। सकल वार्षिक मूल्य में से करदाता द्वारा उसी गत वर्ष में स्थानीय निकाय यानी नगरपालिका को मकान संपत्ति के संबंध में गत वर्ष में चुकाए गए स्थानीय कर यानी म्युनिसिपल टैक्स को घटाकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से ये जो 4-5 बिंदु है, इन पांचों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना है। वार्षिक मूल्य में से हम ये 2 कटौतियां देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि निम्नांकित 2 कटौतियों को घटाकर मकान संपत्ति से कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। 2 कटौतियां कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहला है प्रमाप कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वार्षिक मूल्य का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो जो हमने एनुअल वैल्यू ज्ञात की है उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में लेस होगा। और दूसरा है ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। मकान संपत्ति को अगर हमने बनाने के लिए लोन लिया है, ऋण लिया है, तो उस पर जो चुकाया गया ब्याज है उसकी कटौती हम देते हैं। इसकी कटौती 2 तरीके से जैसे दी जाती है। एक तो मकान संपत्ति हुए हेतु लिए गए ऋण के संबंध में गत वर्ष में देय ब्याज, और मकान तैयार होने के गत वर्ष से पूर्व की अवधि के ब्याज का 1/5 भाग 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1/5 भाग, यानी रेवेन्यू इंटरेस्ट एंड कैपिटल इंटरेस्ट, इन दोनों की जो छूट दी जाती है। और इस एक बात और ध्यान रखें कि भारत के बाहर उद्गम स्थान पर काटे गए कर काटे बिना चुकाए गए ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। ध्यान रखें कि अगर भारत के बाहर आपने किराया चुकाया तो उस पर कर काटना जरूरी है। अगर आपने कर काटे बिना अगर ब्याज चुका दिया है तो उसकी कटौती नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार ये 2 कटौतियां, ऋण पर ब्याज की और स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 2 कटौतियां घटाने के पश्चात जो आता है वो आता है हमारे यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ बातें और ध्यान रखने योग्य है कि प्राप्त किराए को सकल बनाना। यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में 2019-20 में किसी निवासी व्यक्ति को किराए के रूप में 1,80,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान अगर करता है तो उसका यह दायित्व है कि उसमें से निर्धारित 10% से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करके सरकार को जमा कराए और शेष राशि ही मकान मालिक को भुगतान करे। ऐसी दशा में प्राप्त किराए की राशि वास्तविक या प्राप्य किराए से कम होती है और इसे निम्न प्रकार से सकल बना करके वास्तविक किराया या प्राप्य किराया ज्ञात किया जाता है। यानी सकल, हमें किराए को सकल बनाना पड़ेगा। ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू रेंट रिसीव्ड और क्रेडिटेड इंटू 100 डिवाइड बाई 90। यदि भुगतान, इस संबंध में जो बातें ध्यान में रखनी है कि यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति साझेदारी फर्म अथवा कंपनी है तो 1,80,000 रुपये से वार्षिक आय किराया होने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती आवश्यक रूप से करेगा। यदि 1,80,000 रुपये से वार्षिक से अधिक किराए का भुगतान करने वाला व्यक्ति व्यष्टि अथवा हिंदू विभाजित परिवार है तो कटौती उसी दशा में करेगा जबकि भुगतान करने वाले व्यष्टि अथवा हिंदू विभाजित परिवार के खातों का अंकेक्षण धारा 44AB के अंतर्गत अनिवार्य हो। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि यदि सकल किराए में सेवा कर या वस्तु सेवा कर भी शामिल है तो उद्गम स्थान पर आय की कटौती सेवा कर या वस्तु कर सेवा कर पर नहीं की जाएगी, अर्थात सेवा कर घटाने के पश्चात शेष राशि पर उद्गम स्थान पर आयकर काटा जाएगा। कुछ पॉइंट्स और हैं कि किराए की बकाया राशि तथा न वसूल हुए किराए की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एरियर्स ऑफ रेंट्स अनरिलाइज्ड एंड अनरिलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से धारा 25A तथा 25AA तथा धारा 25B को नई धारा 25A में प्रतिस्थापित किया गया। इस नई धारा के अनुसार यदि किसी करदाता को किराएदार से किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति से
के कार्यों की बकाया राशि प्राप्त हुई है अथवा किराएदार से न वसूल हुए किराए की राशि बाद में वसूल हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो, तो ऐसी प्राप्त हुई या वसूल हुई राशि उस वित्त वर्ष की मकान संपत्ति से आय मानी जाती है जिसमें वह प्राप्त या वसूल हुई है। इसे करदाता की कुल आय में मकान संपत्ति आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा, चाहे वह करदाता उस वित्त वर्ष में उस मकान संपत्ति का स्वामी है या नहीं। बकाया किराए की प्राप्त हुई राशि अथवा न वसूल हुए किराए की वसूल हुई राशि का 30% कटौती के रूप में स्वीकृत होगा और ऐसी प्राप्ति के संबंध में किए गए व्यय की कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो स्पष्ट है कि ये जो कार्य है कि नया प्रावधान वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा जोड़ा गया है कि अगर बाद में भी अगर किसी करदाता को किराए पे उठाई गई मकान संपत्ति या बकाया किराया अगर प्राप्त होता है तो वह उस करदाता की उस वित्त वर्ष की मकान संपत्ति से आय मानी जाएगी, चाहे वह उस समय उस मकान संपत्ति का स्वामी हो या नहीं हो। साथ ही उसे 30% की कटौती भी स्वीकृत होगी, लेकिन अन्य किसी प्रकार के खर्चे की कटौती नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम मुझे वापस आपके सामने रिपीट किए हैं जो कि एक कंपनी करदाता पर भी लागू होंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक कंपनी करदाता की मकान संपत्ति से आय का निर्धारण किया जाएगा और वह आय ज्ञात की जाएगी। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम व्यवसाय और पैसे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत आय को ज्ञात किया जाएगा। ध्यान रखें, इन चारों शीर्षकों की आय ज्ञात करने के पश्चात ही कंपनी की सकल कुल आय का निर्धारण होगा। धन्यवाद।